नमस्कार, डीडी डायलॉग में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। बात बिहार की हो रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव जो है लगभग जो है वो नजदीक आ रहे हैं। जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, बिहार की चर्चा, बिहार के मुद्दे, बिहार के विवाद तमाम जो है वो दिल्ली से लेकर पटना तक उनकी चर्चा हो रही है। पूरे देश में चर्चा हो रही है, क्योंकि बिहार का चुनाव जो है अपने आप में बहुत खास होता है। बिहार को लोकतंत्र की जननी भी कहा जाता है। बिहार को इसलिए भी लोग जानते हैं, याद करते हैं कि बिहार में एक ज़माने में जो सबसे पहले बूथ कैप्चरिंग शुरू हुई थी, बिहार के अपराध को लेकर चर्चा होती थी। लेकिन आज बिहार जो है नीतीश कुमार और बीजेपी का बिहार जो है उसको बदला बदला भी कहते हैं। तमाम तरह की चीज़ें हैं जिसको लेकर बिहार में चर्चा होती है। और बिहार के चुनाव इस बार कैसे होंगे, कौन से मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी, उन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान इस वक्त जो है स्टूडियो में मौजूद है। परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ जो है इस वक्त निशिकांत दुबे जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। जोरदार तालियों से स्वागत करिए निशिकांत दुबे जी का। इससे पहले कि निशिकांत दुबे जी से हम इस चर्चा को शुरू करें, बात बिहार की करें, उनके राजनीतिक सफर पर, उनके सियासी सफर पर एक निगाह डाल लेते हैं। एक छोटा सा पैकेज है उनके सियासी सफर को समझने के लिए, वो आप देखिए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे झारखंड की गोड्डा लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। 18वीं लोकसभा में निशिकांत दुबे लगातार चौथी बार गोड्डा से जीतकर संसद पहुंचे हैं। संसदीय कर्तव्यों में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें 2025 में संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संसद की संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी समिति के अध्यक्ष के रूप में और विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में निशिकांत दुबे अपने संसदीय दायित्वों को प्रमुखता से निभाते रहे हैं। भागलपुर में जन्मे निशिकांत दुबे ने भागलपुर विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स और दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से एमबीए किया है। सांसद के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अपने संसदीय क्षेत्र और झारखंड में बुनियादी ढांचे के विकास में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। विशेष रूप से संथाल परगना डिवीजन के देवघर में एम्स की स्थापना में उनकी भूमिका काफी अहम रही है। एक राजनेता के तौर पर निशिकांत दुबे अपनी बेबाक और आक्रामक बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निशिकांत दुबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। निशिकांत दुबे जी, इससे पहले मैं बिहार की और बाकी मुद्दों पर आऊँ, हमने बात बिहार की में गिरिराज जी से भी इंटरव्यू किया, उनको फायर ब्रांड नेता कहते हैं। लेकिन आजकल आप भी एंग्री मैन बने हुए हैं, पटक पटक के मारेंगे। मतलब दिल्ली से लेकर पटना तक, पटना से लेकर जो है महाराष्ट्र में जो है मुंबई तक आपके चर्चे हो रहे हैं, पटक पटक के मारेंगे। नहीं, उसका कारण है कि मैं लगातार कह चुका हूँ और अभी आज ही मुझे सूचना मिली कि मनसे ने थाने और मुंबई में जो है जगह जगह मेरे पोस्टर लगाए हैं। करोड़ों रुपया खर्चा किया है मेरे पब्लिसिटी के लिए, और उसमें डूबे डूबे कर जो है मारेंगे, उस तरह के पोस्टर उसने समुद्र का सीन बना कर किया है। ये जो विवाद है ना, ये विवाद जब होता है तो मन में तकलीफ़ होती है। जैसे अभी भी परसों बात करते हुए आपने देखा कि ट्रांसलेशन जो है मिसिंग था तकनीकी कारणों से, तो सभी लोग कह रहे थे कि अंग्रेज़ी बोलिए। यदि कोई तमिल बोलने के लिए कहे, मराठी बोलने के लिए कहे, कन्नड़ बोलने के लिए कहे, असमी बोलने के लिए कहे, बंगाली बोलने के लिए कहे, गुजराती, मराठी, तो उसमें खुशी होती है, क्योंकि ये सारी भारतीय भाषाएं हैं। उसी तरह से जाने अनजाने इस देश में कई एक ऐसे प्रदेश हैं जहाँ की रीजनल लैंग्वेज आप मान सकते हैं कि हिंदी है। मतलब सीधा आप उसको मानना चाहें या ना मानना चाहें, क्योंकि कनेक्टिंग लैंग्वेज भी कई एक लोग हिंदी को कहते हैं, लेकिन मुख्य जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, कई एक जगह राजस्थान है, दिल्ली भी यदि आप कहें, तो जो कमिटमेंट मराठी भाषियों के लिए होना चाहिए, जो सम्मान होना चाहिए, मेरा भी व्यक्तिगत तौर पर उतना ही सम्मान है मराठी भाषा के प्रति। मराठी ही एकमात्र भाषा है इस देश में जो कि देवनागरी में लिखी जाती है, जैसे कि हिंदी की लिपि, हमारी हिंदी की लिपि देवनागरी है, मराठी की भी लिपि देवनागरी है। और उसमें यदि आप किसी को, गरीब आदमी को मारपीट करते हैं, तो आपके पास क्या ऑप्शन होता है, उनके पास क्या रास्ता है?
और रास्ता ये है कि कोई ना कोई तो उनके लिए बोलेगा ना, तो वो हमने बोला। मेरा सवाल ये है कि ये बयान कहीं बिहार के चुनाव के मद्देनजर तो नहीं आया था आपका? नहीं नहीं, ये मैंने आपको जैसे अभी ये बताया कि ये बचपन से ही जब आप हिंदी भाषी के नाम पर जो है, मेरा ये कहना है कि महाराष्ट्र बनाने में, मुंबई बनाने में उत्तर प्रदेश, बिहार और हिंदी भाषियों का बड़ा योगदान रहा है। और आज भी जो आपकी इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी में हम भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम ये नहीं करें कि हम ही केवल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन हम भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप किस आधार पर मारपीट करते हो? अंग्रेजी बोलने में किसी को परहेज नहीं। हिंदी में। अंग्रेजी कब से आपने बोलना शुरू किया? अंग्रेज तो जब आए होंगे 1760-65 के बाद जो है, तभी ना अंग्रेजी का जो है यहाँ आविष्कार हुआ। लेकिन इसके पहले तो कोई अंग्रेजी नहीं बोलता था। लेकिन क्या, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या बिहार में ये मुद्दा होगा? क्योंकि जो शिवसेना, यूबीटी या मनसे जो है अब इस वक्त जिस तरफ खड़े हैं, उसमें उनके साथ कांग्रेस भी दिखाई देती है, उनके साथ जो है बाकी आरजेडी भी दिखाई देता है, और वो लोग इस मुद्दे पे खामोश होते हैं। देखिए, जब वहाँ मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का मैंने देखा, कई एक सीआईए के रिपोर्ट्स में देख रहा था, विकीलीक्स की रिपोर्ट देख रहा था, जब मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन होता तब मनसे, और जब तक मनसे नहीं बना था तब तक शिवसेना यही काम करती थी। लेकिन वो बड़े कंफ्यूजन में क्या है, मैं आपको वहाँ की डेमोग्राफी बता दूं मुंबई की। केवल 30% लोग मुंबई में मराठी बोलते हैं, केवल 30%। 12% लोग उर्दू बोलते हैं, मतलब वो मुस्लिम है। लगभग उतने ही 30% के आसपास हिंदी बोलते हैं। 2-2.5% के आसपास जो है राजस्थानी बोलते हैं, उसी तरह से गुजराती बोलते हैं, उसी तरह से राजस्थानी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं। तो भाषा के आधार पर जो उनका मंसूबा है, वो डेमोग्राफी इतनी बदल गई है कि इस तरह की राजनीति वो चुनाव के समय करते हैं। लेकिन इस बार जो है उनका फाइनल, जिसको कहते हैं कि कॉफिन लग जाएगा, ये मनसे और उद्धव ठाकरे की राजनीति पूर्णतया मुंबई से खत्म हो जाएगी। क्योंकि वो जो पैसा कमाने का एक साधन है, जब वो खत्म हो जाएगा और सभी मिलकर उनके खिलाफ वोट करेंगे, तो उनको फिर ये राजनीति करने का मौका नहीं मिलेगा। चलिए, मैं बिहार पर आता हूं, क्योंकि आप यूं तो झारखंड के सांसद हैं, लेकिन जब आपका जन्म जो है वो संयुक्त बिहार था, झारखंड भी बिहार का एक हिस्सा एक समय में था, तो बिहार को लेकर क्या यादें हैं? इस चुनाव में क्या चीज़ें हैं बिहार की जो आपको याद आती हैं? क्योंकि अब वहाँ 20 साल से नीतीश जी की, आपकी सरकार है, तो लोग जो हैं पिछले बिहार से, जो आपने बचपन में देखा होगा, उससे कंपैरिजन करते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी यदि मुख्यमंत्री हो तो एज ए वोटर, मैं 4 बार सांसद बना, तो 4 बार मैं बिहार का ही वोटर था। मैं झारखंड के वोटर के तौर पर चुनाव नहीं लड़ा, मैं बिहार के भागलपुर के वोटर के तौर पर लड़ा। इसीलिए नीतीश कुमार की जो सरकार बनी, तो आप समझिए कि आज तक मैं उनको वोट देते आया हूँ। तो एज वोटर मेरा बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ जबकि मैं वहाँ प्रचार के लिए नहीं गया या वहाँ मैंने कैंप नहीं किया। 2005 के पहले जो बिहार की स्थिति थी, खासकर 1990 से लेके 2005 तक 15 साल, और 2005 से लेके 2025 20 साल की जो स्थिति है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रोड नहीं था, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, रोजगार के कोई साधन नहीं थे। आज कम से कम सभी जगह आपको फैक्ट्री बनती हुई या लगती हुई नज़र आएगी। कहीं पावर प्लांट यदि बन गए तो आप समझिए कि औरंगाबाद में पावर प्लांट बन गया और बाढ़ में भी पावर प्लांट बन गया। मेरा जो गांव है वहाँ कहलगांव में जो है सुपर थर्मल पावर बन गया। तो ये सब एथेनॉल के ही कितने प्लांट लगे। ये सब इतने बड़े कंट्रीब्यूशन हैं नीतीश कुमार जी के कि उसमें उनको हराना, बिहार के चुनाव में सारी पॉलिटिकल पार्टी मिल जाएगी, सारी यूपीए मिल जाएगी, तो भी नहीं हरा पाएगी। ये मैं एक बिहार के आम जनमानस के तौर पर, एक वोटर के तौर पर बता रहा हूँ। और इस बिहार को बिहार बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और जब से मोदी जी आए हैं 2014 के बाद से, उसमें एक और बड़ा परिवर्तन हुआ है कि बिहार पैकेज के नाम पर लगभग 1.5-2 लाख करोड़ रुपया उन्होंने दिया। अब बिहार पैकेज के नाम पर आप समझें कि क्या है, यूनिवर्सिटी जो है कई एक राज्यों में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ की 3-3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी। मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, गया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो मेरा पुश्तैनी गांव है विक्रमशिला,
मतलब विक्रमशिला में जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी। नालंदा बुद्धिस्ट के लिए आप समझिए कि नालंदा एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है ऑलरेडी वो फंक्शनल है, तो वो यूनिवर्सिटी दी। यदि हाईवे ही यदि आप देखेंगे तो कनेक्टिविटी इतनी बड़ी दी। एक सहरसा इलाका था निर्मली, जो 1930-32 के बाढ़ में जो है डूब गया, और उसके बाद रेल लाइन जो है ख़त्म हो गई थी। उस रेल लाइन को अभी अटल जी ने घोषणा की थी, उसको अभी रेस्टोर किया है। उसके बाद जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ बनेगा, एम्स कहाँ बनेगा। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ दो एम्स दिए। पटना में ऑलरेडी पहले से एम्स था, अभी दरभंगा में जो है एम्स स्टार्ट होगा। एयरपोर्ट आप समझिए कि पटना एयरपोर्ट को छोड़कर कोई एयरपोर्ट नहीं था। पटना इतना डेंजरस एयरपोर्ट था, उसके लिए भी आपको ध्यान हो कि बिहटा में नया एयरपोर्ट बना रहा है। एक और राजगीर में एयरपोर्ट बनाने की बात आ रही है। इसके अलावा दरभंगा का एयरपोर्ट जो है ऑलरेडी चालू हो गया है, बड़ा। रक्सौल में एयरपोर्ट बनेगा, भागलपुर में एयरपोर्ट बनेगा, मुंगेर में एयरपोर्ट बनेगा, पूर्णिया का एयरपोर्ट जो है उसका काम चालू हो गया है। तो इस तरह से यदि आप देखेंगे तो उस पैकेज में जो नीतीश कुमार कर रहे थे, उसमें 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा एक्सेलरेट किया उसको कि ये जनता उसको समझती है, और उसका प्रतिफल जो है इस चुनाव में क्या दिख रहा है। ये चुनाव में यही एक बड़ा मुद्दा होगा आपको लगता है, या और क्या मुद्दे हो सकते हैं इस बार बिहार चुनाव में? और क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे एक तरफ लालू प्रसाद का 2005 तक का जो शासन है, 1990 से लेके भाई भतीजावाद जो है, कि किस तरह से राबड़ी जी बन गई, किस तरह से स्टाम्प पे वो चलाती थी। बल जेल से ही सरकार चलती थी, जेल की सरकार थी, बेल की सरकार थी। जेल से जब निकले तो वो बेल की सरकार हो गई। और एक तरफ जो है वो 20 साल का जो है किया हुआ काम है, जिसने कि भारत में बिहार का कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया, दशा और दिशा बढ़ा दिया। आप समझें कि एक समय ऐसा आया कि बिहार का जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ, वो 12%, 13%, 17%, एक तरफ एक समय तो 20% तक चला गया। एग्रीकल्चरल ग्रोथ भी चला गया। एक समय ऐसा था 1990 से लेके 2005 तक कि बिहार का जीडीपी जो है 2 से 3% था। तो ये सारी चीज़ें वहाँ का यूथ समझता है। और आपको पता है कि बिहारी की एक ही समस्या है और एक ही मजबूती है कि बिहार के जो लोग गांव में भी रहते हैं, यदि खोमचा भी चलाते हैं, रिक्शा भी चलाते हैं, ट्रैक्टर भी चलाते हैं, वो भी राजनीति समझते हैं। और जो आईएएस, आईपीएस और पॉलिटिशियन हैं, वो भी राजनीति समझते हैं। तो दोनों बराबर की राजनीति समझते हैं। तो उनको बेहतर पता है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, और इसका बिहार चुनाव में असर अच्छा निशिकांत जी, आप इतिहास के विद्यार्थी तो नहीं हैं, नहीं। लेकिन आजकल आप गजनी से लेकर के गांधी नेहरू परिवार तक के इतिहास जो है वो खंगाल खंगाल के पता नहीं कहाँ कहाँ से जो है दस्तावेज ला ला के जो है पटाखे बम फोड़ते रहते हैं। क्या इतना मतलब क्या आपने मोर्चा बांध लिया? 2014 के पहले इस देश में क्या हुआ वो यूथ को पता ही नहीं। अच्छा। जो वोटर है उसको पता ही नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं कंट्रोल्ड मीडिया थी। अब कई एक चीज़ें जो मैं सीआईए के डॉक्यूमेंट और विकीलीक्स निकालता हूं, वो 2010 में रिलीज हुआ, 2011 में रिलीज हुआ, 2007 में रिलीज हुआ, लेकिन वो छपा ही नहीं। तो मुझे लगा कि ये एक रास्ता ये भी है कि इस सोशल मीडिया के ज़माने में लोगों तक ये बताना कि 2014 से लेके 2025 तक आप हमारे कामों की तो स्क्रूटनी कर रहे हो, हमने अच्छा किया बुरा किया वो आपके ध्यान में है, लेकिन उसके पहले क्या हुआ ये कौन बताएगा? तो आपने उसी क्रम में राहुल जी की शिकायत कर दी बिरला जी से कि उन्होंने जो है इंदिरा जी को लेकर गलत तथ्य रखे हैं इसीलिए कि वो ऑपरेशन सिंदूर लेटर पर हमने चर्चा में। उसमें लेटर हमने रिलीज कर दिया ना। आज ही मैं जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैं रास्ते में एक ट्वीट करते हुए आ रहा था कि ट्रंप के टैरिफ पर जो है 25% टैरिफ पर पार्लियामेंट जो है आप बंद करने की बात कर रहे हो, हंगामा कर रहे हो। मैंने 2009 में जो वहाँ के व्यापार मंत्री थे, ट्रेड मिनिस्टर अमेरिका के, जब वो आए थे, और यहाँ के जो कॉमर्स मिनिस्टर थे आनंद शर्मा, उनके मिनट्स को जारी कर दिया। उसमें मुर्गा का टांग जो है कैसे उसके साथ समझौता होगा, डेयरी के साथ कैसे समझौता होगा, एग्रीकल्चर के साथ कैसे समझौता होगा, ये सारी चीज़ें जो है भारत सरकार ने मान ली थी। मतलब आप ये समझें कि, और केवल किस कारण से, कि सिविल न्यूक्लियर डील करना था। सिविल न्यूक्लियर डील में आज तक कोई पावर प्लांट बना नहीं। कोई न्यूक्लियर जो है 2008 में ये एग्रीमेंट आपको पता है कि सांसदों को खरीद करके कांग्रेस ने तय कर लिया। आज मैं 17 साल में कह रहा हूं कि किस तरह की डील किए कि हमारी सरकार, मोदी जी बार बार जाके कहते हैं कि आप हमारे साथ न्यूक्लियर समझौता करिए और हमको न्यूक्लियर पावर दीजिए।
कहाँ देने को तैयार है? इक्विपमेंट देने को तैयार नहीं है, उसका रॉ मटेरियल देने को तैयार नहीं है, लेकिन उसके आधार पर आपने जैसे समझौते कर लिए। आज हमारी सरकार है, हमने किस आधार पर, जो बयान आया है कल, जो भारत सरकार ने बयान दिया, बयान क्या दिया है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, एमएसएमई सेक्टर है, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या जो टेक्सटाइल सेक्टर है, जहां की रोजगार है, जहां की व्यापार है, जहां की आम लोग जिससे जुड़े हुए हैं, हम उसके ऊपर किसी प्रकार का अमेरिका से समझौता नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि कृषि क्षेत्र में खास करके अमेरिका की कुछ टर्म्स कंडीशन रहती हैं, सरकार, मोदी सरकार झुकने को तैयार नहीं है, शायद इस वजह से भी जो है क्योंकि आपने अभी कहा कि पिछली सरकारों ने समझौता कर लिया था, ये सरकार शायद समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। आपको मैं बताऊं कि अभी तो यूरोपियन यूनियन के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, नया निगोसिएशन चल रहा है। अभी यूके के साथ साइन किया है और यूरोपियन यूनियन के साथ भी लगभग फाइनल हो गया है। यूरोपियन यूनियन के साथ आप कागज, मतलब अभी यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं गूगल करने कहिए कि 2013 में जो यूरोपियन यूनियन के साथ भारत निगोशिएट कर रहा था एफटीए, उसमें सबसे भारी नुकसान एग्रीकल्चरल सेक्टर और डेयरी का हो रहा था। और अमूल जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी कोऑपरेटिव है, डेयरी की इंडस्ट्री है, उसके चेयरमैन ने माननीय मनमोहन सिंह जी को खुलेआम चिट्ठी लिखी थी कि आप जिस तरह से हाथ कटाना चाहते हो, हम पूरे बर्बाद हो जाएंगे। ये मतलब आज का समय ये है कि मैं यहाँ से बोलकर जाऊंगा तो उसके जो है मीम्स बनने शुरू हो जाएंगे, सारी चीजें वायरल हो जाती हैं, आप झूठ नहीं बोल सकते हो। आज तो सबके पास सभी पत्रकार हैं या सभी जानकार हैं, सभी जीनियस हैं। तो उन्होंने जो काम किया वो काम मोदी जी की सरकार नहीं करेगी। मोदी जी की सरकार, हमारी सरकार को किसानों का हित सबसे सर्वोपरि है, गरीबों का हित सबसे सर्वोपरि है, डेयरी इंडस्ट्री का हित सबसे सर्वोपरि है, कॉटेज इंडस्ट्री, एमएसएमई जिसके कारण की रोजगार आते हैं, टेक्सटाइल सेक्टर जिसकी की संभावनाएं हमको दिखाई देती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है जो ITA 1 में 96 में चिदम्बरम ने जिसको साइन कर लिया, जिसके कारण की पूरी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की इंडस्ट्री खत्म हो गई, जिसके कारण खिलौने की इंडस्ट्री खत्म हो गई। आपको पता है कि ITA 2 हमने जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ITA 2 2015 से रोक रखा है, इसीलिए मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है। हमारा रोजगार का साधन, हमारे किसानों का साधन, हमारे डेयरी का साधन, हम इसके ऊपर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है, चाहे वो कोई भी देश हो। निशिकांत जी, जब बिहार की हम बात करते हैं तो बिहार को लेकर के बहुत सारे मुद्दे की, लेकिन अभी अब मैं, क्योंकि आपका बयान में बिहार से अगर जोड़ूं, क्योंकि बिहार में बीजेपी जब SIR चल रही है तो बीजेपी के कई नेता बार बार कह रहे हैं कि भाई घुसपैठी हैं, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी हैं। आपने अभी कहा कि झारखंड में जिस तरह से धर्मांतरण हो रहा है, आपने कहा NRC होना चाहिए, तो क्या बिहार को लेकर भी आप जब कह रहे हैं घुसपैठी हैं, बांग्लादेशी बिहार में भी हैं, तो क्या यहाँ भी आप NRC कराने की मांग करेंगे या सरकार आएगी तो उसके बाद इस दिशा में कुछ? NRC होना चाहिए। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि पार्लियामेंट में जो बातें आप व्यक्तिगत तौर पर करते हैं उसको नहीं बोलते। मैं कल की बात कर रहा हूँ। तृणमूल कांग्रेस के 3 सांसद मेरे से पर्सनली मिले और उन्होंने कहा कि ये फैक्ट है कि 20 से 25% बांग्लादेशी घुसपैठी आकर बंगाल के वोटर बन गए। ये TMC के सांसद आपसे कह रहे हैं? TMC के सांसद ने पर्सनली मुझे कहा और उन्होंने कहा लेकिन इसका माहौल एंटी बंगाली नहीं बने, इसके लिए आप लोगों को सोचना चाहिए और आपको अपने केंद्रीय नेतृत्व को इस बात पर मंथन करके काम आगे बढ़ाना चाहिए। आप यदि हमारे साथ चलेंगे, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर जो मेरा जिला है, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, कलियाचक, हमारे यहाँ पाकुड़, साहबगंज, गोड्डा जहाँ से मैं सांसद हूँ, देवघर, जामताड़ा जो कि जिसके ऊपर की सीरियल बन चुका साइबर क्राइम का, ये सब मेरे इलाके हैं। पाकुड़ जब झारखंड अलग हुआ 2000 में, उस वक्त पाकुड़ में मुस्लिम की आबादी केवल और केवल 35% थी। आज पाकुड़ में मुस्लिम की आबादी 65%। 1951 में जब जनगणना हुई, जो कल भी मैंने पार्लियामेंट में कहा, संथाल परगना के इस 6 जिले में, पाकुड़, साहबगंज, गोड्डा, देवघर, दुमका और जामताड़ा,
आदिवासियों का पॉपुलेशन, सारी दुनिया आदिवासी और शेड्यूल कास्ट की बात करती है कि हम उसके लिए इस बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया। आदिवासी का पॉपुलेशन 45% था। उसके आधार पर परिसीमन में सीटें उनकी रिजर्व थी। 2011 की जो जनगणना है वो ये कह रहा है कि आदिवासी का पॉपुलेशन 28% है, और अभी जो जनगणना होगी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो पॉपुलेशन 21 या 22% होगी। मैं एक दो सवाल ऑडियंस के लूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आपकी पत्नी को लेकर एक एफआईआर हुई कोर्ट से, उसमें हालांकि हुआ कि, लेकिन मैं देख रहा था कि आपको और आपके परिवार पर करीब करीब 47 मुकदमे हुए हैं, और आपने एक बयान दिया महिलाओं और परिवार को घसीटना राजनीतिक शुचिता के खिलाफ है, लेकिन आप गांधी परिवार और नेहरू परिवार को तो बार बार घसीटते हैं। मैंने आज तक सोनिया गांधी जी को यह नहीं कहा कि आप चोर हो, प्रियंका गांधी जी को नहीं कहा कि आप चोर हो, राहुल गांधी जी को नहीं कहा कि चोर हो। मैंने जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसके आधार पर हमने कहा आप एक मेरा बयान दिखा दीजिए जहां मैंने कहा कि आपने वो जमीन ले लिया, आपने वो हड़प लिया, आपने वो चोरी कर लिया। अब जैसे नेशनल हेराल्ड है, नेशनल हेराल्ड में यदि एफआईआर हुआ है और वो चार्जशीट हुआ है तो उसके ऊपर आप कहेंगे ना कि आपने जो है कांग्रेस के पैसे से जो है वो काम कर लिया, पॉलिटिकल पार्टी को जो चंदा आता है वो काम नहीं कर सकते। उसी तरह से 47 केस हो जाने के बाद भी मुझे ये नहीं पता है कि हेमंत सोरेन जी को कितने बच्चे हैं, मुझे नहीं पता है। मैंने जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश ही नहीं की। मेरे पास कल्पना जी के बारे में, उनकी पत्नी के बारे में, उनकी मां रूपी सोरेन जी के बारे में, उनकी बहन अंजलि सोरेन के बारे में सारे कागज हैं, लेकिन आज तक मैंने कभी भी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी परिवार को नहीं घसीटा है। इवन कांग्रेस के इरफान अंसारी जो वहां के स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो स्टेटमेंट आप कर रहे हैं, उनके बच्चे चले गए हॉस्पिटल देखने के लिए, पिता हैं स्वास्थ्य मंत्री, लेकिन बच्चा चला गया। तो मैंने कहा कि बच्चा जो है वो बाल सुलभ हरकत के कारण चला गया, 21-22 साल का बच्चा है, उसको क्यों घसीट रहे हो राजनीति में? तो मैंने राजनीति में हमें शुचिता रखी, लेकिन मेरे ऊपर, मेरे पत्नी के ऊपर, मेरे 2 बच्चों के ऊपर जो कि बाहर इंग्लैंड और अमेरिका में पढ़ते थे, मेरी माँ पिताजी जो 85 साल 90 साल के हैं उनके ऊपर, मेरे भाई के ऊपर, सबके ऊपर एफआईआर। और वो एफआईआर ऐसे हैं जैसे जिस एफआईआर की बात आप कर रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी नीलाम हुई, बैंक नीलाम कर रहा है डीआरटी, और डीआरटी से 13वीं बार, जब 12 बार नीलामी में कोई नहीं आया तो मुझे लगा कि मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, तो मैंने अपने, ऐसा नहीं कि बेनामी है, हमने अपने नाम से जो है उसको बिड किया, और 1-2 पैसे से नहीं बिड किया, 60 करोड़ रुपए पे बिड किया। और मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं कोई गरीब जो है पॉलिटिशियन हूँ। मैं जब पहली बार चुनाव लड़ने के लिए गया उस वक्त भी मैंने कहा कि मेरे पास करोड़ रुपए है। मैंने कभी लोगों को ये नहीं बताया कि मैं गरीब हूँ और मैं राजनीति में आया हूँ। मैंने कहा कि मैं अमीर हूँ और राजनीति में गरीबों की सेवा के लिए आया। उस डीआरटी से यदि किसी को समस्या होगी तो वो बैंक पर केस करेगी कि जिसने डीआरटी में नीलामी में खरीदा उसके ऊपर केस होगा। इसके ऊपर 4 केस हो चुके हैं। एक स्टे है जो अभी फिर से कोर्ट ने कहा, दूसरा केस फिर से कर दिया। ऐसा आपने कहीं देखा है? तो ठीक है, उनको पॉलिटिकल लड़ाई लड़ना है, लड़ने दीजिए। लेकिन जहां तक मेरा सवाल, मैं व्यक्तिगत आज भी इतना 47 केस के बाद भी मेरा लाइफ के बारे में एक अलग सोच है कि राजनीति में शुचिता होनी चाहिए, बिना किसी प्रमाण के किसी के ऊपर नहीं बोलना चाहिए। और यदि आपके पास प्रमाण बच्चे और जो राजनीति में नहीं है, बच्चे और महिला के प्रति है, ठीक, तो उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना। चलिए जल्दी से 1-2 सवाल ले लेता हूं मैं निशिकांत जी से। जी हाँ, इधर दीजिए माइक। बिहार के चुनाव में आपके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी वहाँ पे तेजस्वी यादव जी हैं, मानिए ना मानिए आप, लेकिन उनके बारे में अभी कुछ दिनों पहले प्रशांत किशोर जी ने उनको डिफाइन किया। अगर आप अपने मुख्य प्रतिद्वंदी को 2 लाइन में डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे? ओके, देखिए, इनके पूरे परिवार को मैं बहुत करीब से जानता हूं।
और करीब से इसलिए जानता हूं कि मेरी वाइफ की बड़ी बहन और मिसा भारती दोनों क्लासमेट हैं। अच्छा। और संजोग से लालू जी के साथ भी सांसद होने का मुझे सौभाग्य है। 2009 से 14 तक मैं उनके साथ सांसद था। तेजस्वी यादव में व्यक्तिगत तौर पर केवल लालू प्रसाद जी के बेटा होने के अलावा कोई क्वालिटी नहीं। और जब जिस व्यक्ति में क्वालिटी नहीं है उससे क्या मुकाबला हो सकता है? वो मीटिंग कहां करने जाते हैं? वो मीटिंग करने जाएंगे मुस्लिम इलाके में, वो मीटिंग करने जाएंगे यादव के इलाके में, और यादव में भी अपने परिवार को छोड़कर उस परिवार ने किसका साथ दिया? तो जो आप कह रहे हैं मुकाबला, जहां तक फिर सेकुलर पार्टी का सवाल है, आपको ध्यान हो कि असाउद्दीन ओवैसी के 5 एमएलए जीते किशनगंज अररिया के इलाके से, वो 5 में से 4 एमएलए को वो मिला लिए। अभी लगातार ओवैसी साहब जो है चिट्ठी लिखते रहे कि सेकुलर फ्रंट के नाते आप हमको भी अपने फ्रंट में शामिल करो, और ओवैसी साहब फ्रंट में शामिल नहीं हुए। ये सारी चीजें यदि आप देखेंगे तो लगेगा कि इस व्यक्ति में कोई पॉलिटिकल सोच समझ है ही नहीं। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं किसी का। जी जी। नमस्कार, मेरा नाम उज्जवल प्रताप है। मेरा आपसे ये सवाल है, आपका क्या विचार है वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर? एक राज्य में 5 साल में कम से कम 1 साल, क्योंकि जब चुनाव घोषित होता है तो 1.5 महीने 2 महीने पहले से आचार संहिता लागू हो जाती है, तो कम से कम 1 साल तक, 5 साल में 1 साल तक आचार संहिता में ही सारे विकास के काम ठप हो जाते, और सभी का चुनाव अलग अलग होता है। आपको आश्चर्य होगा, जैसे पंचायती राज के जो चुनाव होते हैं उसका वोटर लिस्ट अलग है जी। सेंटर का वोटर लिस्ट, लोकसभा और विधानसभा का वोटर लिस्ट, लोकसभा विधानसभा का बूथ लिस्ट वो अलग है। नगर निगम, नगर पालिका और मुखिया का जो चुनाव होता है उसका वोटर लिस्ट अलग है। तो इस देश में बूथ अलग है। कितना खर्चा होता है? यदि एक साथ ये चुनाव हो जाएगा तो कम से कम मुझे लगता है कि कम से कम भारत का 2 लाख 3 लाख करोड़ जो रुपए जो है बचेगा, और जब ये बचेगा तो उसमें पुल बनेगा, पुलिया बनेगा, रोजगार के साधन क्रिएट होंगे। इसीलिए सबसे जरूरी काम। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।